बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ा दिलचस्प ये फ़ैसला है। पेशावर हाई कोर्ट के एक डिसीजन था जिसको चैलेंज किया गया और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये एक रीसेंट फ़ैसला दिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ये खातून का जिन्होंने केस किया, पाकिस्तान बीबी। इनकी शादी हुई थी नूर मोहम्मद के साथ 1967 में। उन्होंने केस किया, यानी पाकिस्तान बीबी ने केस किया 23/12/1998 में। उन्होंने ये कहा कि मुझे हक महर में 122 कनाल रकबा मेरे खामन ने दे दिया था 1967 में। अब इस रकबे के साथ दीगर किसी का ताल्लुक नहीं है। मजीद उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि शी आल्सो sought correction इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, sought परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स। जिनके ऊपर उन्होंने केस किया तो उनके खिलाफ उन्होंने ये कहा, एक तो ये मेरी इस ज़मीन में मुदाखलत ना करें, मेरे कब्ज़े को डिस्टर्ब ना करें, और साथ में रेवेन्यू रिकॉर्ड वो गलत हो चुका है, उस रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड गलत क्यों हुआ तो उसको यहाँ बयान किया गया है कि जब निकाह हुआ तो उस वक्त निकाह नामे में प्रॉपर्टी तो दे दी गई पाकिस्तान बीबी को, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर इंतकाल दर्ज ना हुआ, किसी तरह की रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली ना की गई। उसके बाद ये हुआ कि 1974 में नूर मोहम्मद की डेथ हो गई। जब नूर मोहम्मद की वफ़ात हुई तो उसके बाद नूर मोहम्मद के जो भी वारिस बनते थे, उसके गालिबन भाई बहन वगैरह होंगे या शायद कोई बच्चे वगैरह भी हों, तो ये प्रॉपर्टी उनकी तरफ चली गई, मुमकिन तौर पे उसके भाइयों की तरफ चली गई रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, और इंतकाल दर्ज हो गया 41 और 42 नंबर। वो लोग मालिक बन गए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर। फिर उन्होंने आगे वो प्रॉपर्टी सेल भी करनी शुरू कर दी। अब इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को बेसिकली पाकिस्तान बीबी ने चैलेंज किया कि ये गलत तौर पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज हुआ है। इस प्रॉपर्टी की मालिका तो मैं हूँ, और कैसे मालिका हूँ कि ये मुझे निकाह नामा में लिख कर दे दी गई थी। अब अदालत ने ये इस पे क्या कहा, अब इसमें ये क्लियर कर दूं कि ये 98 में केस शुरू हुआ और बार बार ये रिमांड भी होता रहा। ट्रायल कोर्ट में 3 बार ये केस चला। अब इसमें ये बात हो रही है, एट द वेरी आउटसेट लर्नड कौंसल फॉर द अपीलांट कंटेंडेड। इस वक्त अपील सुप्रीम कोर्ट में किसने की हुई है? ये उन्होंने की है जिनके हक में रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये प्रॉपर्टी इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान बीबी के हक में फ़ैसला कर दिया किसने? हाई कोर्ट ने। और दूसरा फरीक जो है वो आ गया सुप्रीम कोर्ट में। अब दूसरे फरीक के आर्गूमेंट्स क्या हैं? उसने ये कहा कि एट द वेरी आउटसेट लर्नड कौंसल फॉर द अपीलांट contended that the respondent number 1 यानी पाकिस्तान बीबी has claimed the property as dower, कि उसने कहा है कि मुझे ये हक महर में मिली है, but instead of seeking her remedy before the family court। तो वो ये कह रहे हैं कि इस खातून को तो फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए था, ये सिविल कोर्ट में क्या लेने आई है, क्योंकि ये हक महर यानी निकाह नामा की बुनियाद पे आ रही है। फिर मजीद उसने ये कहा, contended that the निकाह नामा was not authenticated document, कि निकाह नामा वो भी अथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने निकाह नामा के हक में ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किया है, ना ही इसने कोई ओरल एविडेंस पेश किया है। यानी निकाह नामा ही उन्होंने चैलेंज कर दिया कि ये ही दुरुस्त नहीं है। मजीद ये कहा कि हाई कोर्ट फेल टू टेक नोटिस दैट अंडर आर्टिकल 103 104 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, कि 3 साल का टाइम था इस खातून के पास अदालत में आने के लिए, क्योंकि ये हक महर की बुनियाद पे आ रही है। तो आर्टिकल 103 104 ये कहते हैं कि आपके पास 3 साल का टाइम है। अगर हक महर आपको नहीं मिला तो आपने आके अदालत में इसको 3 साल के अंदर चैलेंज करना है। तो 1974 में क्योंकि नूर मोहम्मद की डेथ हो गई थी तो 3 साल में इस खातून ने आना था। खातून नहीं आई, ये आई है 98 में, लिहाजा टाइम बार्ड है। तो ये बेसिकली इनके 3 इसके अंदर ऑब्जेक्शंस थे अपीलांट्स के। अब इसमें जो दूसरी साइड थी यानी पाकिस्तान बीबी के वकील, उन्होंने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने तो दुरुस्त ही मानना था, उनकी फेवर में जो आया था। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ये अपील बनती ही नहीं है। अब इस पे अदालत यहाँ से अपना फैसला शुरू करने लगी है। अदालत ने कहा, देयर इज़ नो डिनाइल टू दिस फैक्ट दैट द मैटर इज़ लिंगरिंग ऑन सिंस 1998 एंड इट वाज थ्राइस रिमांडेड बैक टू द लर्नर ट्रायल कोर्ट। अदालत कहती है कि इसमें कोई इनकार नहीं कि 1998 से ये केस चल रहा है और लिंगर ऑन हो रहा है, बार बार ये ट्रायल कोर्ट में भी केस
जाता रहा है। आगे ये अपने जजमेंट में अदालत ये कहती है, देयर इज़ नो डिनाइल टू दिस फैक्ट दैट द सेड नूर मोहम्मद वाज ओनर ऑफ द सेड सूट प्रॉपर्टी। इससे कोई इनकार नहीं है कि नूर मोहम्मद की ओरिजिनली ये प्रॉपर्टी थी, ये दोनों पार्टीज एक्सेप्ट कर रही हैं। एंड देयर वाज नो बार ऑन हिम टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हर वाइफ इन हिज लाइफ टाइम। और नूर मोहम्मद पे कोई पाबंदी भी नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी में इस प्रॉपर्टी को किसी को भी ट्रांसफ़र कर दे, यानी वाइफ को अगर गिफ्ट करना चाहता तो कोई पाबंदी नहीं थी उसके ऊपर। Although the learned counsel for the appellant tried to challenge the authenticity of the Nikahnaama before this court, but it is an admitted position that the same was never objected to before the lower forums in any round of litigation. अदालत कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि अभी निकाहनामा को चैलेंज किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, यानी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इससे पहले इस निकाहनामा को किसी भी फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया, ट्रायल कोर्ट या अपील या हाई कोर्ट के सामने। तो इस पे अदालत ने मजीद बात की कि ये कानून है, ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को इस तरह से चैलेंज ना किया जाए किसी भी फोरम पे, और यहाँ आके सुप्रीम कोर्ट में उसको फर्स्ट टाइम चैलेंज किया जा रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस स्टेज पे उसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। लिहाजा जो ये कहा जा रहा है कि ये निकाहनामा दुरुस्त नहीं है, तो इस पे अदालत ने कहा कि इस पे तो कोई बात नहीं होगी, ये दुरुस्त ही है। फर्दर अदालत ये कहती है, द लर्नड हाई कोर्ट हैज़ राइटली हेल्ड दैट निकाहनामा is 30 years old document and according to article 179 of कानून शहादत order 1984 the presumption of correctness is attached to it। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती है कि जो हाई कोर्ट ने निकाहनामा के ऊपर बात की कि ये क्योंकि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, और कानून शहादत ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट 30 साल से ज़्यादा पुराना होगा उसको प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस हासिल है, यानी उसको दुरुस्त ही माना जाएगा। लिहाजा जो निकाहनामा पे बात हो रही है वो बिल्कुल गलत है, ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और इसको माना जाएगा। मजीद अदालत ये बात करती है, द लैंड इन क्वेश्चन वाज इन एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड शी यूज टू रिसीव इजारा फ्रॉम द टेनेंट्स। कि जो लैंड थी वो इसी खातून के कब्ज़े में थी और उसी ने आगे ये रेंट पे यानी दे रखी थी, मज़ारे मौजूद थे और वो मज़ारे इसी को ही रेंट पे कर रहे थे। किसको? इसी खातून को। अब ये एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है इजारा, ये अब मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ इसका यही मतलब बन रहा है कि यानी रेंट के तौर पे वो पे कर रहे थे। किसको पे कर रहे थे? इसी खातून को। द टू टेनेंट्स of the respondent, namely Israruddin or Noor Muhammad, appeared in the witness box and stated on oath that they are cultivating the suit property for last 40 years on the behalf of the respondent। कि पिछले 40 साल से ये दोनों मज़ारे इस ज़मीन को काश्त कर रही हैं, और किसकी ज़मीन के तौर पे काश्त कर रही हैं? इसी पाकिस्तान बीबी को ही वो इसका रेंट भी पे कर रही हैं और उसके टेनेंट्स के तौर पे इस ज़मीन पे ये मौजूद हैं। तो यानी ये दोनों लोग जो इसको काश्त कर रहे थे उन्होंने भी आके खातून की फेवर में गवाही दी। अब आगे बात हो रही है, सो फार एज द क्वेश्चन टू ऑफ द लिमिटेशन इज कंसर्न्ड, द लर्नड काउंसिल आर्ग्यूड दैट द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103 104 द लिमिटेशन एक्ट 1908 द टाइम ऑफ द लिमिटेशन टू फाइल द सूट स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1974। अब बात हो रही है कि जो टाइम लिमिटेशन की बात हुई कि 3 साल में इस खातून ने अदालत में आना था, लेकिन ये लेट आई है, तो उस पे अदालत ने कहा कि जो आर्टिकल 103 और 104 है, ये बात करता है डोवर की यानी हक महर की, कि अगर आपको नहीं मिलता तो आपने कितने टाइम में अदालत में आना है। लेकिन यहाँ अदालत कह रही है कि हक महर की तो बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है? तो उस पे अदालत आगे बात करती है, एडमिटेडली द प्रॉपर्टी वाज इन द एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट। की प्रॉपर्टी तो थी ही उस खातून के पास, उसी ने आगे मज़ारे रखे हुए थे, and the tenants were also paying ijara to her। The respondents never said that she did not receive the dower, rather it was her claim that she is enjoying the proceeds fruits of the land। कि कभी भी किसी स्टेज पे भी जो रिस्पोंडेंट है यानी पाकिस्तान बीबी, उसने कभी ये नहीं कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, बल्कि वो तो ये कह रही है कि प्रॉपर्टी मेरे पास ही है, लेकिन इसका इंदराज गलत हो गया है, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये गलत बंदों के नाम पे चली गई है। प्रॉपर्टी तो है ही मेरी है निकाहनामा के अंडर, और साथ में इसका जो रेंट है वो भी मैं ले रही हूँ, कब्जा भी मेरा ही है।
میرے جو مزارے ہیں ان کے تھرو. دیر فور دا میٹر ان فیکٹ ریلیٹڈ ٹو wrong entries in the revenue record and the same in no way can be termed as the matter relating to the doer. اب اس میں عدالت یعنی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میٹر حق مہر کا ہے ہی نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ ہے رانگ انٹریز کا. اب بات ہوگی رانگ انٹری کے اوپر کہ ریونیو ریکارڈ غلط ہے. یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی کہ یہ حق مہر ہے. وہ تو ہے ہی ہے اور یہ اس کے قبضے میں ہے. آگے عدالت یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 120 اینڈ 144 آف قانون شہادت has rightly held that the period of 6 years is to be counted from the date when the right to sue accrued. کہ عدالت نے کہا کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے بالکل صحیح اس بات کا تعین کیا کہ جو ٹائم لمیٹیشن ہے وہ شروع ہوگا کتنا، وہ 6 سال ٹائم لمیٹیشن ہے اس کیس کے اندر. اور دوسرا یعنی انڈر آرٹیکل 120 کہ 6 سال کا ٹائم ہے، 6 سال میں یہ خاتون عدالت میں آ سکتی ہے. اور کب آ سکتی ہے؟ کہ جب کاز آف ایکشن یعنی جب یہ ایشو بنے گا. اور ایشو کب بنے گا؟ کہ جب اس کو انکار کیا جائے گا کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے. اور جب انکار کیا گیا تو اس وقت وہ خاتون آ گئی عدالت کے اندر. کب انکار کیا گیا؟ تو اس خاتون نے یہی کہا کہ جب میرے سامنے یہ ریکارڈ آیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں تو میرا نام نہیں ہے، اس میں میرا نام ہونا چاہیے تھا، تو میں عدالت میں آ گئی ہوں. آگے عدالت یہ بات کرتی ہے neither the suit of the respondent can be termed as barred by the time کہ نہ ہی اس پہ یہ ٹائم بارڈ ہوا ہے nor she had to approach the learned family court to redressal of her grievances. اور نہ ہی اس کو فیملی کورٹ میں جانے کی ضرورت تھی. فیملی کورٹ میں تب جاتی اگر حق مہر کا معاملہ ہوتا، لیکن یہ حق مہر کا معاملہ نہیں ہے، یہ غلط اندراج کا معاملہ ہے. آگے عدالت نے مزید اس خاتون کو ریلیف دیا. کس بنیاد پہ؟ the learned high court has rightly held that the respondent was a پردہ نشین لیڈی کہ جو خاتون ہے وہ ایک پردہ نشین خاتون ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ نکاح نامے کے اندراج کے بعد اس کا اندراج اس میں بھی ضروری تھا ریونیو ریکارڈ میں. یعنی وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں تھا. تو عدالت نے کہا کہ اس میں بھی اس کا موقف ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان پڑھ ایک پردہ نشین خاتون ہے، لہذا اس کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ نکاح نامے کے بعد ادھر بھی اندراج ضروری ہے. اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز اٹ کین بی پریزیوم دیٹ شی ہیڈ دا نالج دیٹ آفٹر دا نکاح اینڈ دا نکاح نامہ دا رجسٹریشن ایز ویل ایز دا انکارپوریشن ان دا ریونیو ریکارڈ واز مینڈیٹری. کہ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا اندراج ضروری ہے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ واقعی اس کو نہیں پتہ ہو سکتا، وہ ایک خاتون ہے، اسے کیا پتہ ہے. انڈر دا بونا فائڈ بلیف ان our part of the world the presumption of completeness of the transaction after the execution of the nikah nama is there, and since the ijara was being received by her, as such she was under bona fide belief that during the lifetime of the Noor Muhammad as well as after his death the transaction is complete and she is the owner of the property in question. اور اس خاتون کا یہ بلیف کہ میں اس پراپرٹی کی مالکہ ہوں، اس کا قبضہ اس کے پاس ہے، رینٹ وہ لے رہی ہے، نکاح نامہ میں اس کو لکھ کر دے دی گئی ہے، تو اس نے اگر اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ میں ہی مالکہ ہوں، کسی اور کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا یہ بلیف یہ بالکل درست ہے. اور اس کو اگر یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا اندراج بھی میں نے کرانا ضروری ہے تو صرف اس علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو لاس کسی طرح کا نہیں دیا جا سکتا. لہذا جو انتقال ہوا، انتقال نمبر 4142 جس کے اوپر ذکر آیا، وہ غلط طور پہ اندراج ہوئے، ان کو کینسل کر کے یہ پراپرٹی اس خاتون کے نام کر دی جائے. اب یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. بیسیکلی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو بحال رکھا. پچھلے دنوں ہی ایک کویسچن تھا اسی حوالے سے، یعنی نکاح نامہ کے حوالے سے، تو یہ میرے سامنے سے ایک گزرا، میں نے کہا اس کو ڈیٹیل سے یہاں شیئر کر دیا جائے.